नमस्कार, मैं कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा शो नेकी की बात मृदभाषी के साथ मृदभाषी न्यूज़ चैनल पर। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो समाज सेवी भी हैं, लेकिन एक बेहतरीन तैराक है। राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने मध्य प्रदेश का नेतृत्व किया, उनको रिप्रेजेंट किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाज सेवा में पुरस्कृत हैं, उन्हें सम्मानित किया गया है। अपने आप में एक अनोखा व्यक्तित्व लेकर हमारे बीच मौजूद है सुनील ठाकुर जी। सर, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर। जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, हाँ बौरी बूढ़न डरी रही किनारे बैठ। इसी कहावत को उन्होंने चरितार्थ करते हुए, चूँकि वो तैराक भी हैं, बहुत बेहतरीन तैराक हैं, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से चरितार्थ किया उन्होंने। और किनारे पर नहीं बैठे, वे डूबने से नहीं डरे और उसमें बीच में उन्होंने छलांग लगाई और अच्छे अच्छे मोतियों का कलेक्शन इनके पास आज मौजूद है, सम्मान के तौर पर, रिवॉर्ड के तौर पर। आज जानेंगे कोरोना वॉरियर्स के इस खास शो में इनके बारे में कि किस तरह से इन्होंने लॉकडाउन के दौरान लोगों की मदद की, लोगों के काम आए। सर, तो सबसे पहले ये बताइए कि आप एक बहुत अच्छे तैराक भी हैं, एक समाज सेवा के क्षेत्र में भी कूदे हैं, तो वो कैसे, मतलब प्रेरणा कहाँ से मिली आपको इन चीज़ों की? प्रेरणा सर, शुरू से ही ये मन में इच्छा थी कि समाज से हर काम अपनी जगह पर है और एक समाज सेवा एक अपनी जगह पर है। भारत जो देश है वो शुरू से ही समाज सेवियों का देश है। बड़े बड़े जो महापुरुष हैं उन्होंने भी खूब समाज सेवा की है जी। जो हम युवाओं के जो मार्गदर्शक हैं, जिनको कहे जाते हैं स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने भी खूब जो सबसे महत्वपूर्ण जो समाज सेवा के काम किए हैं। मदर टेरेसा जी, उन्होंने भी खूब समाज सेवा के काम किए, जो भारत का नाम रोशन किया समाज सेवा के क्षेत्र में। तो हमने सोचा कि कुछ ज़्यादा बड़ा ना हो, फिर भी हम छोटे से एक कदम से स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हमने आज से विगत 5 से 6 वर्षों पहले जो गरीब वर्ग के लोग रहते हैं, जो कुष्ठ रोगी रहते हैं, जिन्हें हर कोई जिनके पास जाने से डरता है, जिनको छुआछूत की दृष्टि से देखता है जी, उनके लिए हमने ये प्रयास किया कि उनको सबसे पहले तीर्थ यात्रा करवाई जाए। एक बार हम 5-6 दोस्त लोग मंदिर जा रहे थे, मंदिर के बाहर खड़े होकर, जो कि हम साईं बाबा के हम ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं जी, तो हम बात कर रहे थे कि अब कल शिरडी निकलने वाले थे हम अगले दिन। तो हम ऐसे नॉर्मल बात कर रहे थे, तो उनमें से एक भिक्षुक ने हमसे कहा कि बोले भैया, बोले अच्छे लोगों को तो हर कोई ले जाता है, अच्छे लोगों को तो हर कोई कहीं भी ले जा सकता है, बोले आप यदि कुछ करना है तो हम लोगों को कहीं ले जाइए तो भगवान सुनता है। बिल्कुल। तो इसी बात का हमने बहुत गहन वो किया। तो उसके जो अगले साल से हमने ट्राई किया कि जो भी जन्मदिन, फरवरी में मेरा जन्मदिन रहता है, तो हर बार फरवरी में हम जो 7 से 8 लोग हैं वो मिलकर कुष्ठ रोगी, वृद्धाश्रम के लोग, विकलांग लोगों को निःशुल्क शिरडी, शनि शिंगणापुर और रामदेवरा की तीर्थ यात्राएं करवाई जाती है। नहीं, बहुत बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। लोगों को तीर्थ यात्रा करवाना एक अपने आप में बहुत ही पुण्य का कार्य है, क्योंकि समाज सेवा के अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग तरीके हैं। लोग कोई खाने का पैकेट भी बांटता है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान आपने कुछ खाने के पैकेट्स वगैरह भी लोगों को पहुंचवाए थे इस दौरान। जी हाँ, लॉकडाउन ये एक बहुत बड़ी पूरे विश्व की महामारी है जी। इसमें इंदौर में भी जो बहुत ज़्यादा असर इसका देखने को मिला। लॉकडाउन के दौरान जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, उसके बाद से ही हमने खाने के पैकेट्स और कच्चा राशन कुछ जनप्रतिनिधियों के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा था। तो उनके द्वारा हम जो उसके अहम, जो आप बोल सकते हैं कि जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जो ज़रूरतमंदों लोगों तक हम वो सामान पहुंचा रहे थे। और भी कई संस्थाएं थी जो घर घर जाकर राशन बांट रहे थे, खाना बांट रहे थे। पर जो हम लोगों के पास राशन आया वो हमने, जो फुटपाथ पर लोग, भिक्षुक लोग सोते थे, जो कहीं बाहर से आके वहीं पे पड़े रहते थे, जो असहाय लोग आप बोल सकते हैं, जो असहाय लोग हैं, हमने उनके लिए राशन खाने के जो पैकेट्स थे सुबह और शाम दोनों टाइम उनके लिए बांटे। क्योंकि ऐसे कोरोना के टाइम पर हर कोई घर में, जो देश में मुहिम चली थी बिल्कुल कि घर में रहे, सुरक्षित रहे, तो सभी घर में रहकर जंग लड़ रहे थे। तो इसलिए हमने जो पूरे कोरोना काल में, लॉकडाउन में, जो भिक्षुक लोग थे हमने उनको बांटे। जो राहगीर थे, जो बाहर से पलायन कर कर आ रहे थे राहगीर, उनको बांटे हमने। ऐसे लोगों के लिए खाने के पैकेट्स और कच्चे राशन की सामग्री वितरण की।
जी जी। तो इस दौरान मतलब कभी, अब चूंकि कोरोना का एक महामारी, एक भयंकर महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तो कहीं आपको इसी तरह के कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा कि प्रशासन की तरफ से भी कुछ ऐसा कोई परेशानी आपको आई, या बाहर काम करते समय कोई परेशानी भय आपको? परेशानी तो सर हर उसमें आती है, क्योंकि कहते हैं कि आप यदि अच्छा काम करोगे तो उसमें परेशानी जरूर आएगी। जी जी बिल्कुल। तो ऐसे ही हम जब शुरू में बांटते थे तो सबसे पहले तो परिवार की ओर से भी, परिवार के लोग सबसे यही कहते थे कि बोले जा रहे हो तो सबसे पहले अपनी सेफ्टी रखना। आज अपन स्वस्थ है तो अपन सबको स्वस्थ रख सकते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए हमने करा। प्रशासन की ओर से हमें, जो मैं मालवा मिल क्षेत्र में रहता हूँ, टूगंज थाना क्षेत्र हमारा थाना क्षेत्र लगता है, तो उसके निर्मल श्रीवास जी टीआई साहब है जो, उन्होंने बहुत हद तक हमारा बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कर्फ्यू पास बनवा कर दिए, क्योंकि जब लॉकडाउन लगा था उस टाइम कर्फ्यू पास नहीं थे हमारे पास में, तो हमको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती थी। सब हर जहाँ जाते थे हम चौराहों पे, वहाँ पे पुलिस रोकती थी। फिर हमको हमारी समिति का, जो साईराम सेवा समिति नाम से एक छोटी सी जो हम 8-10 लोग चलाते थे, तो उसका जो कार्ड था हम उसको बताकर, और जो खाने के पैकेट्स वगैरह थे वो बताकर हमको जाने देते थे। उसमें भी कई बार बहुत समस्या आ जाती थी कि हम ऐसे एक क्षेत्र में नहीं घूमते थे, हम पूरे इंदौर के अधिकांश क्षेत्रों में घूम घूम कर खाना बांटते थे। उसमें बहुत परेशानी आती थी कि आप इतने मालवा मिल के हो, तो मालवा मिल से यहाँ क्या करना आए हो। तो ऐसे बहुत सारे प्रतिबंध थे, पर जैसा जैसा समय ढलता गया, हमने टीआई साहब मालवा मिल पर उस दिन भ्रमण कर रहे थे जी। उनको पूरी परेशानी बताई कि साहब ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने हाथों हाथ व्यवस्था की, थाने पर फोन लगाया और हमारे लिए कर्फ्यू पास बनवा कर वो कर दिया। क्या बात है, मतलब प्रशासन का पूरा सहयोग रहा इस बात में। तो जैसे कि जानकारी मिली है कि आप प्रोफेसर भी हैं तैराकी के, और बच्चों को जी कोच हैं, तैरना सिखाते हैं जी। तो कैसे सब चीज़ें मैनेज कर लेते हैं, और कैसे इसकी मतलब बच्चों को क्या प्रेरणा दे रहे हैं आप? सर स्विमिंग का तो मैं शुरू से ही, मैं 2 या 3 साल का था जब से ही स्विमिंग का लगाव आ गया। मेरे जो मामा है घनश्याम हाड़ा जी, वो नेहरू पार्क के स्विमिंग पूल में तैराकी सिखाते हैं। वो जब घर से जाते थे तो मम्मी को टीबी की बीमारी है, तो उन्होंने मामा के साथ में, उनको गंभीर बीमारी थी, तो मामा ने मुझको शुरू से ही स्विमिंग पूल ले जाना चालू करा ताकि वो बीमारी मुझ पर ना आए। तो इस कारण कहते हैं कि स्विमिंग सारे जो व्यायामों का जो गुरु है वो स्विमिंग को कहा जाता है कि आप स्विमिंग कर लो तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उन्होंने, मैं जब से ही स्विमिंग चालू की मैंने, और 2001 से लेकर ईयर 2000 से अभी ईयर 2015 तक कंटिन्यू मैंने इंदौर को भी कई स्वर्ण पदक इंदौर के लिए जीते हैं कंटिन्यू, और मध्य प्रदेश के लिए भी जीते हैं, और इसी प्रकार 15 से 20 नेशनल कंपटीशन मध्य प्रदेश के लिए खेली है। उसके साथ ही यूनिवर्सिटीज़, जो स्कूल ओवर होने के बाद जब कॉलेज में जाते हैं, तो कॉलेज में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की ओर से भी 5 कंपटीशन खेलकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का ही प्रतिनिधित्व किया। क्या बात है। तो इतनी सारी सफलताएं, इतने सारे मेडल्स आपने लिए हैं। मैंने अक्सर देखा है कि जो बच्चे हैं जब स्पोर्ट्स में जाते हैं, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उनको चुनना होता है, तो बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो तैराकी के लिए जाते हैं। काफ़ी भय भी होता है, पानी का भी भय होता है, डूबने का भय होता है। ऐसे लोगों के लिए क्या मतलब, लोगों के भय होता है कि पानी में जाएं, कहीं डूब जाए, कुछ बीमारी ना हो जाए या परेशानी आ जाए, तो कैसे उस भय को कैसे निकालें? सर उस भय को निकालने के लिए भी ऐसी बात है कि जो बच्चे हैं, अधिकांश बच्चों के, क्या जो चंचल बच्चे होते हैं जी, उनका शुरू से ही दिख जाता है कि वो जो चंचल है तो वो पानी से नहीं डरेंगे। आपको, उनको पता नहीं कितना पानी है फिर भी वो कूद जाते हैं। इसलिए, और जो बहुत अच्छे आगे निकलते हैं वो, जैसा कि आप माइकल फेलिप्स का नाम तो सभी ने सुना होगा, वो भी जो इतने बड़े तैराक बने हैं, तो जहाँ तक मैंने एक बार कहीं उनका इंटरव्यू पढ़ रहा था तो उनको अस्थमा की बीमारी थी। अच्छा। उनको डॉक्टर ने कहा था उनके पिताजी से कि इनको थोड़ी थोड़ी देर आप स्विमिंग कराइए ताकि इनका जो स्टेमिना डेवलप होगा तो वो इनका अस्थमा खत्म करेगा। और आज आप देख ही सकते हैं कि हाँ, मतलब डर के आगे जीते हैं। हाँ। कि यदि आप एक बार पानी में कूद जाइए तो अपने आप तैरना सीख जाए। और यदि किनारे बैठे रहेंगे तो फिर किनारे तो वही है कि किनारे बैठना है, रोज पैर गीले करना है और घर जाना है। नहीं, बिल्कुल सही कहा कि आपसे बहुत सारे क्षेत्र में प्रेरणा मिलती है। आप एक अच्छे एजुकेशनिस्ट भी हैं, टीचर हैं, शिक्षक हैं, अच्छे समाज सेवक भी हैं,
कोरोना वॉरियर्स भी है, इसीलिए आज हमारे इस कार्यक्रम में आज मौजूद हैं कोरोना वॉरियर्स के तौर पर। सर ये बताइए कि अभी फ़िलहाल अनलॉक का जो पीरियड है वो शुरू हो चुका है, अनलॉक 3 चल रहा है, लेकिन सरकार ने सुविधाओं को देखते हुए काफ़ी चीज़ों को रियायत दे दी है, लेकिन अभी भी लोग मास्क नहीं लगाते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं बताऊंगा सर कि मेरा जो काम था वो लॉकडाउन 1 से लेकर ही शुरू था। शुरू में हमने खाने और राशन के बांटे। उसके बाद जो लॉकडाउन 2 जब स्टार्ट हुआ तो लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी दवाइयों की आने लगी। दवाइयों की परेशानी आने लगी तो उसके बाद में लोगों कर्फ्यू था, जो वो मिल क्षेत्रों में और जो मेडिकल शॉप्स थी वहाँ पर स्टॉक की बहुत ज़्यादा कमी होने के कारण हर दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पाती थी। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से मुझसे जुड़े। उन्होंने मुझसे कहा कि सर बोले खाना और राशन तो सभी बांट रहे हैं, बिल्कुल, बोले आप हमारे लिए कुछ दवाई का सहयोग करिए कि हम ये जितना खाना और राशन जरूरी है उतनी ही हमारी नज़र में दवाइयाँ भी जरूरी है, क्योंकि अगर खाना खा के ही हम जीवित नहीं रह सकते, हमको दवाइयाँ भी जरूरी है। अधिकतर बुजुर्ग लोग रहते थे, कर्फ्यू लगा रहता था, कोई ज़्यादा दूर जा नहीं पाता था, तो उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। वो अपने दवाइयों के पर्चे, स्लिप्स, दवाइयों की स्ट्रिप्स, पैकेट्स वगैरह जो भी रहते थे वो हमको व्हाट्सएप कर देते थे। व्हाट्सएप के माध्यम से जो हम 3-4 लोग थे, वो जो मेडिकल शॉप्स पे जो वो पहचान वाले थे, हम उनको ऑर्डर कर देते थे। अब उसमें भी सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ पर आई कि पूरे दवा बाज़ार में आप मान के चलोगे लॉकडाउन 2 और 3 तक में केवल 30 से 40% दुकानें खुली रहती थी। बिल्कुल, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा कमी के कारण माल आवक जावक हो नहीं रहा था। तो इसलिए हमको ये दवाइयाँ ढूंढने में बहुत परेशानी होती थी। एक दवाई यहाँ मिल रही है, एक दूसरी दुकान पे मिल रही है, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा परेशानी आई। फिर भी हर संभव प्रयास किया। इंदौर के साथ साथ ही देवास, शिवपुरी, शाजापुर और भी महू, इनके साथ साथ हमने दवाइयाँ इनकी हर संभव प्रयास किया। इंदौर शहर के जो आसपास के क्षेत्र है यहाँ तो अधिकांशतः हमने हमारी गाड़ियों से जाकर ही दवाइयाँ उपलब्ध कराई। अच्छा, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, अभी आज से कम 10 से 15 दिन पहले की, आंध्र प्रदेश के इंदौर निवासी है वो, तो वहाँ उनको दवाइयों की ज़रूरत पड़ी। वहाँ पर दवाइयों का अभाव के कारण उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। अच्छा, अरे वाह। तो दवाई की उन्होंने वहाँ से दवाई के पैकेट्स भेज दिए मुझे और मुझे कह दिया कि सर ये 5 पैकेट आप मुझे कुरियर कर दो। तो उनकी दवाई करवाई, कोरियर पर गए तो कोरियर वाले ने भी ये कहा कि सर बोले इसका हम कुछ नहीं कह सकते, हो सके महीना भर भी लग जाए इस दवाई को पहुंचने में, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है। तो होती कोशिश, हर संभव प्रयास किया और उनकी दवाई पहुंची। 12 से 15 दिन में उनकी दवाई पहुंची और उनका अभी 2-3 दिन पहले ही मैसेज आया कि सर दवाई मिल चुकी है। बिल्कुल, इरादे मजबूत और हौसले बुलंद हैं, इसीलिए आपको सफलता भी मिल रही है। और ये चीज़ देखा हमारे दर्शकों ने, जैसे कि इंदौर में ही नहीं बाहर के लोगों को भी आप मदद पहुंचा रहे हैं। इसमें सोशल मीडिया एक अहम भूमिका निभा रही है। जी, सोशल मीडिया जो प्रेस रिपोर्टर, इनकी मैं बहुत इनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इनके माध्यम से लोगों तक मेरी बात पहुँची, तो लोगों ने मुझे कॉन्टेक्ट किया। और ये अधिकांशतः लॉकडाउन के टाइम में सभी न्यूज़पेपर्स में, अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों तक खबर पहुंची, तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया। कोरोना के टाइम में मैं सबसे अहम भूमिका हमारे पुलिस जवानों की और अपने स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स की, उनको बहुत सैल्यूट करता हूं कि उनके कारण आज जो देख सकते हैं कि उनके कारण जितना जो कोरोना संभला है सब उन्हीं के कारण संभला है। और इन कड़ी में हम नगर निगम कर्मियों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी भी हर कोशिश यही रही है कि हर क्षेत्र में जाकर उनकी सफाई करना है। जितनी सफाई रखेंगे उतना ही कोरोना से बचेंगे। बिल्कुल, तो कहने का तात्पर्य यही है कि आप साफ सफाई रखिए और अपने आसपास गंदगी मत जमा होने दीजिए, और सरकार जो भी निर्देश जारी कर रही है उनका पालन कीजिए, मास्क लगाइए, सुरक्षित रहिए। और कोई संदेश जो हमारे दर्शकों को आप देना चाहते हैं? बस यही है कि जो प्रशासन ने अनलॉक किया है उसका ये मतलब नहीं है कि कोरोना ख़त्म हो गया है जी। तो आप उसकी पूरी जो दिशा निर्देश है आप उसी हिसाब से काम करिए। जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है वो करिए, मास्क लगाकर चलिए और ज़्यादा भीड़ भाड़
वाली जगह में ना जाएं, बाहर का खाने से बचें, और हो सके तो डेली अपने डेली की दिनचर्या में एक काढ़े का महत्व ज़्यादा रखिए। जी बिल्कुल। एक काढ़ा एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। बिल्कुल, हाँ, मतलब आयुर्वेदिक जो काढ़ा है वो बहुत, जो कोविड-19 जिनको हो रहा है पॉजिटिव, उनको भी जो डाइट में जो दे रहे हैं वो काढ़ा दे रहे हैं। तो इसीलिए अपन खुद होने के पहले ही यदि काढ़ा पिए तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी अपने को। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें और काढ़ा पीते रहें। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए। बात यही है कि आप मास्क लगाइए, बाहर जब भी जा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर जब भी जाएं सुरक्षा के साथ जाएं, अपना सैनिटाइज़र से हाथ धोते रहें, बार बार अपना ख्याल रखें पूरी तरह से। फिलहाल ये सिलसिला यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। कोरोना वॉरियर्स की इस कड़ी में अभी बहुत सारे वॉरियर्स जुड़ने बाकी हैं। तब तक के लिए इस कार्यक्रम को हम आगे की ओर ले चलते हैं। फिलहाल ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मृतभाषी न्यूज़। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।